नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आर के हॉटस्पॉट स्टडी चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं अमित साहू आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ पर्यावरण और पारिस्थितिकी का पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। हम लोग पर्यावरण के बारे में, पर्यावरण भूगोल के बारे में पूरा लेक्चर कंप्लीट कर लिया हूँ, जिसमें हम लोग टोटल चीज़ विस्तार पूर्वक हम लोग देख लिए। जो वीडियो आपका प्लेलिस्ट में उपलब्ध है ना, तो आप जाके वीडियो को प्लेलिस्ट में ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन हो आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ हमारे टीम के द्वारा आपको जेएसएससी सीजीएल के बारे में विस्तार पूर्वक आपको पढ़ाया जा रहा है, जिसमें जेएसएससी सीजीएल का काफ़ी सारे चैप्टर को कंप्लीट कराया जा चुका है और साथ ही साथ कराया जा रहा है, जिसमें आपका रोज 9 बजे सुबह में आपका जेएसएससी सीजीएल का जो होता है कोर्स वो आपको लाइव आता है। वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, उसको जरूर देखिएगा दोस्तों, है ना। वो हमारी टीम के द्वारा काफ़ी मेहनत से तैयार किया जाता है, जिसमें आपको विभिन्न सारे तथ्यों को झारखंड के रिलेटेड और भारत के रिलेटेड, साथ ही साथ विश्व के रिलेटेड आपको पढ़ाया जाता है। जिसमें कल क्लास आपका 8-9 बजे से होगा, वो आपका भी करेंसी में क्लास चल रहा है, करेंसी का क्लास आपको बताया जा रहा है, तो उसको भी जरूर देखिएगा। और दोस्तों चैनल को शेयर करते चलिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग अपने कारवा को आगे बढ़ाते हुए, अपनी बात को ज़्यादा बोलते नहीं हुए, आज हम लोग अपनी क्लास को शुरुआत करते हैं। जो पर्यावरण पारिस्थितिकी का जो लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर को आगे बढ़ाते हुए आज शुरू कर रहे हैं हम लोग पर्यावरण भूगोल के बारे में। पर्यावरण भूगोल के बारे में हम लोग शुरू करेंगे, उसे में हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में देखेंगे। पर्यावरण भूगोल का नेक्स्ट लेक्चर है पारिस्थितिकी तंत्र। पर्यावरण के बारे में देख लिए हम लोग, पर्यावरण कितने प्रकार होते हैं, पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं, है ना, उन सभी के बारे में हम लोग देख लिए। आइए आज हम लोग पर्यावरण के बाद हम लोग चलते हैं पारिस्थितिकी के बारे में। तो पारिस्थितिकी तंत्र को भी बेसिकली 2 घटकों में विभाजित किया जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं पर्यावरण को, है ना, उसी प्रकार पारिस्थितिकी तंत्र को 2 घटकों में विभाजित किया जाता है। लेकिन अभी तक हाल फिलहाल में वर्तमान में जो भूगोलवेत्ता है ना, और जो पर्यावरण का अध्ययन करते हैं, उन लोगों के द्वारा भी ये सुझाव दिया गया है कि पर्यावरण के जैसे पर्यावरण का विभाजन है, उसी प्रकार पारिस्थितिकी का भी विभाजन किया जाए और पारिस्थितिकी में भी ऊर्जा घटक को आपका एक अलग समूह में रखा जाए। लेकिन अभी तक इनका विभाजन का जो प्रक्रिया वो पूरा नहीं किया गया है, इसलिए अभी आपका जो पारिस्थितिकी जो तंत्र है ना, उसको 2 घटकों में बांट के देखा जाता है और इसको 2 घटकों में हम लोग स्टडी करते हैं। तो ये कौन कौन सा घटक है, जैसा कि बोर्ड में आप लोग देख रहे हैं, पहला घटक है जैविक घटक और दूसरा घटक अजैविक घटक है। लेकिन हम लोग पर्यावरण में देखे थे कि पर्यावरण में जैविक घटक, अजैविक घटक और ऊर्जा घटक भी शामिल होता था। उसी प्रकार से पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटक, अजैविक घटक और ऊर्जा घटक का यहाँ पे वर्णन नहीं किया गया है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। जैविक घटक वैसा घटक जिसमें जीवों का जो मतलब कि जो सजीव वस्तु है, चाहे वो जीव हो, जंतु हो, इन सभी को इसमें शामिल किया जाता है। और उसके बाद अजैविक घटक, तो अजैविक घटक के बारे में हम लोग पहले से देख लीजिए, जिसमें मृदा है, वन मतलब कि मृदा है और इन सभी का चट्टान है, इन सभी का हम लोग विस्तार पूर्वक पिछले वीडियो लेक्चर में कर चुके हैं, है ना। इसका वीडियो आपको प्लेलिस्ट में उपलब्ध है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्त, तो उसको जाके जरूर देखिएगा दोस्तों, है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं अब जैविक घटक को शुरू करते हैं। जैविक घटक की शुरुआत हम लोग करते हैं, ताकि अजैविक घटक को हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन कर चुके हैं। अगर उसमें अगर कोई संदेह है और उस वीडियो में अगर आपको कोई डाउट है ना, और डाउट अगर आपको वीडियो के माध्यम से अगर समझ में नहीं आता है, तो उस वीडियो लेक्चर देखने के बाद उसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि आपको कहाँ पे समझ नहीं आया है। उसको हम लोग अगले कमेंट के माध्यम से, अगले वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग उसको सॉल्व करने का पूरी तरह से कोशिश करेंगे दोस्तों। चलिए यहाँ पे देखते हैं जैविक घटक के बारे में। तो जैविक घटक के बारे में अगर हम लोग देखते हैं, तो जैविक घटक मुख्य रूप से आपका 4 चीजों में बटा है। मुख्य रूप से हम लोग इसको 2 चीजों में पहले बांट के देखते हैं। जैविक घटक अगर विभाजन देखते हैं तो हम लोग मुख्य 2 प्रकार से इसको बांट के देखते हैं। पहला प्रोकैरियोटिक में और दूसरा यूकैरियोटिक में। पहला प्रोकैरियोटिक में देखते हैं, दूसरा उसके बाद देखते हैं यूकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में अगर देखते हैं तो कौन कौन सा चीज शामिल है, तो आपका है मोनेरा, है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना, जो नील हरित शैवाल है, मोनेरा है, ब्लू ग्रीन एल्गी है ना, माइकोप्लाज्म है और साथ ही साथ बैक्टीरिया है। अगर प्रोकैरियोटिक में अगर देखते हैं, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि इन में से प्रोकैरियोटिक में कौन सा वस्तु शामिल है, कौन सा मतलब कि जीव शामिल है इसमें, कौन सा जीव, जंतु, पादप, है ना, बैक्टीरिया, कौन सा चीज शामिल है, तो मोनेरा शामिल है इसमें, बैक्टीरिया शामिल है ना, आपका माइकोप्लाज्म शामिल है और ब्लू ग्रीन एल्गी जो है
नील हरित शैवाल के जिसे जानते हैं, नील हरित शैवाल के नाम से जिसे जानते हैं हम, है ना, जो विश्व में, है ना, या बोलिए पृथ्वी में सबसे पहले उत्पन्न होने वाले जीव के रूप में, उत्पन्न होने वाले जंतु के रूप में, उत्पन्न होने वाले पादप के रूप में जिसे हम जानते हैं, वो आपका ब्लू ग्रीन एल्गी है। तो प्रोकैरियोटिक में कौन कौन सी चीज देखते हैं? मोनेरा देखते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी देखते हैं, माइकोप्लाज्म देखते हैं और बैक्टीरिया देखते हैं। इन सभी का विस्तार पूर्वक दोस्तों अध्ययन करेंगे हम आने वाले लेक्चरों में, जो काफी विस्तार पूर्वक अध्ययन होगा कि मोनेरा क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है, माइकोप्लाज्म क्या है और साथ ही साथ इसमें बैक्टीरिया क्या है। तब तक यहाँ पे बने रहिए, चैनल पे बने रहिए और देखिए उसके आगे। उसके बाद हम लोग जैविक घटक को जैसे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में विभाजन करके देखते हैं, उसी प्रकार अब हम लोग चलते हैं यूकैरियोटिक में। तो यूकैरियोटिक को हम लोग देखते हैं 4 भागों में। बेसिकली हम लोग यूकैरियोटिक को जब पढ़ते हैं, यूकैरियोटिक का जब अध्ययन करते हैं, तो इसे हम लोग 4 भागों में बांट के देखते हैं। कौन कौन सा भाग है दोस्तों? तो देखते हैं एक कोशिकीय जीव, यहाँ पे एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव, मतलब कोशिका के आधार पे विभाजन करते हैं। पहला एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव, उसके बाद प्लांट और एनिमल देख लेते हैं। बेसिकली इसी में विभाजन के रूप में नहीं देखते हैं, लेकिन इसी में विभाजन के रूप में हम लोग देखते हैं एक कोशिकीय जीव के रूप में और बहुकोशिकीय जीव के रूप में। अगर एक कोशिकीय जीव के रूप में हम लोग देखते हैं तो इसमें आपका प्रोटिस्टा, प्रोटोजोआ और डाइटम आता है। एक कोशिकीय, जिसका एक कोशिका होता है, जैसे अमीबा भी मान के चलिए, अमीबा भी अगर हम लोग लेके चलते हैं तो अमीबा भी एक कोशिकीय जीव है। यहाँ पे हम अमीबा लिख देते हैं, ठीक ना। अमीबा मानिए, डाइटम मानिए, ये सभी आपका प्रोटिस्टा मानिए या कोई भी मानिए, है ना, आपका अमीबा, ये आपका एक कोशिकीय जीव है ना, एक कोशिकीय जीव ग्रुप में। जैसे कि हम लोग यूकैरियोटिक को बांटते हैं, प्रोकैरियोटिक को हम लोग देख लिए, मोनेरा, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्म और बैक्टीरिया, ये आपका प्रोकैरियोटिक में आता है ना, जिसमें मान के चलिए कोई कोशिका इसमें नहीं। प्रोकैरियोटिक अगर समझे तो इसमें कोई सेल स्ट्रक्चर आपका नहीं पाया जाता, वो आपका प्रोकैरियोटिक कहलाता है। प्रोकैरियोटिक का विभाजन है, हम लोग उसको विस्तार पूर्वक हम लोग आगे अभी नेक्स्ट देखेंगे कि यूकैरियोटिक क्या है, प्रोकैरियोटिक का। अभी एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग इसको देखते हैं अभी, तो देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक। उसके बाद हम लोग चले यूकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक को भी हम लोग देखते हैं एक कोशिकीय में और एक बहुकोशिकीय में। जिसमें कोशिका पाया जाता है वो आपका यूकैरियोटिक है, जिसमें कोशिका, ये आपका मेन डिफरेंस है। जिसमें कोशिका नहीं पाया जाता है वो आपका प्रोकैरियोटिक है, और जिसमें कोशिका पाया जाता है वो आपका यूकैरियोटिक समूह के अंतर्गत आता है। यूकैरियोटिक समूह को भी हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, एक कोशिकीय, एक बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय में हम लोग देखते हैं कौन कौन सा चीज है, तो एक कोशिकीय में देखते हैं प्रोटिस्टा है, प्रोटोजोआ है और साथ ही साथ डाइटम है। इसमें अमीबा को भी हम लोग शामिल करके चल सकते हैं दोस्तों। तो चलिए उसके बाद हम लोग चलते हैं बहुकोशिकीय में। बहुकोशिकीय में मेनली फंजाई आते हैं, बहुकोशिकीय में मेनली फंजाई आते हैं, है ना। और ह्यूमन भी तो है ही, है ना। तो ह्यूमन को हम लोग अलग से लेकर चलते हैं, प्लांट समूह में बांटते हैं, एक एनिमल समूह में बांटते हैं। एक प्लांट समूह में हम लोग डिवाइड करते हैं, एक एनिमल समूह में हम लोग इसको डिवाइड करके देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ तक हो गया। तो हम लोग अब पारिस्थितिकी तंत्र का ना विभाजन के रूप में हम लोग देखते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र को बेसिकली विभाजन कैसे किया जाता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र को विभाजन करने का हम लोग 2 तरीका, एक आवास के आधार पे, है ना, एक आवास के आधार पे हम लोग विभाजन करते हैं, और दूसरा यहाँ पे दिया हुआ जल की लवणता के आधार पे हम लोग इसका विभाजन करते हैं दोस्तों। तो समुद्र में हम लोग देखते हैं दोस्तों कि जैसे जैसे हम लोग समुद्र में लवणता का मात्रा बढ़ता है, उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र का भी विभाजन होते जाता है। अगर लवणता वहाँ पे कम है तो वहाँ पे अलग प्रकार के जीव जंतुओं का समूह देखने को मिलेगा, है ना, पादपों का अलग समूह देखने को मिलेगा। और उसी प्रकार लवणता वहाँ पे कम है ना, तो वहाँ पे हमको दूसरे पादप, दूसरे जंतु, दूसरे बैक्टीरिया, दूसरे फंजाई देखने को मिलेंगे दोस्तों। हर एक आपका लवणता को बोलिए, तापमान के आधार पे बोलिए, है ना, इन सभी बातों को फैक्टर के तौर पे हम लोग देख के चलते हैं कि इन सभी को अगर विभाजन होता है, इन सभी का विभाजन होता है, तो वहाँ के आधार पे हम लोग बहुत सारे जीव जंतुओं का समूह में अंतर देखने को काफी सारा मिलता है। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र का जो विभाजन है ना, वो आपका आवास के आधार पे किस प्रकार से होता है और आपका जंतुओं के मतलब कि लवणता के आधार पर किस प्रकार होता है। तो पहले पारिस्थितिकी तंत्र का जो हम लोग लेक्चर लिए हैं, पर्यावरण और पारिस्थितिकी का जो लेक्चर नंबर 1 देखे हैं, तो उसमें आपको बेसिकली बताया गया है इन सब टर्मिनोलॉजी के बारे में। इन सभी टर्मिनोलॉजी के बारे में आपको विस्तार से बताया गया है। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए दोस्तों, वहाँ का लेक्चर नंबर 1 देखिए, उसमें आपको टोटल चीज़ बताया गया कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। वैसे तो हम बेसिकली यहाँ पे बता देते हैं कि मान के चलिए 3 प्रकार का समूह है। थोड़ा बेसिक में हम यहाँ पे बता चल रहे हैं ताकि विस्तार पूर्वक अध्ययन आपको पीछे के वीडियो लेक्चर में कराया जा चुका है, तो उसको आप जरूर देखिएगा। और साथ ही साथ अब जो नए हैं वो चैनल पे, जो नए बन रहे हैं, जो इस वीडियो को नए देखिएगा, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। ये वीडियो आपको सभी एग्जामों में हेल्पफुल होगा, है ना। ये JSSC CGL का बेसिक टॉपिक है ही, साथ ही साथ ये
सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में आपको काफ़ी मददगार हो सकता है। और मेंस एग्जाम में अगर यूपीएससी जैसे एग्जामों का अगर आप मेंस एग्जाम में बैठते हैं, या आप मान चलिए इन्हीं सभी एग्जामों में अगर हिंदी का ही अगर आपको पैसे दिया जाता है, तो इन सभी आपको हेल्पफुल के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, काफ़ी मददगार ये आपका साबित होगा। इसलिए दोस्तों आप शेयर चैनल को कीजिएगा। ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट ये मुहिम जो चलाया जा रहा है और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको चलाया जा रहा है। इसमें आपको कोई भी किसी प्रकार का चार्ज देना नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे 3 मंडल होते हैं, एक जय मंडल, मतलब कि जय मंडल 3 मंडलों से मिलके आपका एक जय मंडल बनता है। कौन कौन सा मंडल? पहला मंडल है दोस्तों आपका वायुमंडल, ताकि बिना वायु तक पृथ्वी जब बना, पृथ्वी एक गैस का गोला जब बना, उस समय सबसे पहले वायु की उत्पत्ति हुआ, इसलिए हम लोग मानते हैं वायुमंडल। उसके बाद वायु उत्पत्ति के साथ वो भाप बना, और भाप बन के ऊपर जैसे हुआ तो नॉर्मल लैप्स रेट के बारे में हम लोग आपको बता चुके हैं। तो अब नॉर्मल लैप्स रेट का भी वीडियो पीछे जरूर देखिएगा। तो नॉर्मल लैप्स रेट होता, नॉर्मल लैप्स रेट के परिणाम स्वरूप बादल का निर्माण हुआ। अब बादल के बूंद संघनित होकर वर्षा के जल के रूप में संघनित हुए, और फिर वर्षा हुआ। लगातार हजारों लाखों साल तक वर्षा होते रहा। उसके परिणाम स्वरूप जल का विकास हुआ। तो इसी जल के विकास के फलस्वरूप हमारा जलमंडल का विकास हुआ। जलमंडल के विकास के फलस्वरूप है ना, बहुत सारे जगहों पे जो पानी का जहाँ जमाव नहीं हुआ वो स्थल के तौर पे विकसित हुए। तो 3 मिला के वायु, जल और स्थल तीनों मिला के जो बेसिक एक एरिया बनता है उसे हम जयमंडल कहते हैं। उसी के आसपास के क्षेत्रों को है ना, जलीय स्थल मंडल के क्षेत्रों को कुछ समूह को लेते हैं, कुछ स्थलीय क्षेत्रों को लेते हैं, कुछ वायुमंडल के क्षेत्रों को लेते हैं। इन सभी क्षेत्रों को मिला के एक पारिस्थितिकी तंत्र, एक पर्यावरण का निर्माण होता है। तो इसी को हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं दोस्तों। ये आप, मुझे आशा है कि ये चीज़ को आप नोट्स करते चलते होंगे, है ना, और आपको ये तो बोलने का ज़रूरत नहीं है ना। अगर आप समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और हम आपके सॉल्यूशन अगले वीडियो लेक्चर में जरूर देंगे। तो चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, मुझे आशा है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि यही इसी पारिस्थितिकी तंत्र का विभाजन किया जाता है दोस्तों। इसी पारिस्थितिकी तंत्र का विभाजन आपके 2 प्रकार से किया जाता है। एक आवास के आधार पर दोस्तों विभाजन किया जाता है, एक आपका जल में उपस्थित लवणता के आधार पर किया जाता है। अगर आवास के आधार पर हम लोग विभाजन इसका देखते हैं दोस्तों, तो 2 प्रकार से पारिस्थितिकी तंत्र का विभाजन होता है। ये 2 प्रकार से विभाजित होता है, एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र और दूसरा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। ताकि हवा में कोई भी ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र अभी तक जितने भी है अभी तक तो उपस्थित तो नहीं है ना, और हो सकता है आगे भी हवा में कोई पारिस्थितिकी तंत्र उपस्थित ना ही हो। इसका संभावना काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है। 99% आपका संभावना है कि हवा में अभी तक कोई पारिस्थितिकी तंत्र नहीं बना हुआ। ऐसा कोई जीव जंतु या पशु पक्षियों का जो समूह है जो अभी हवा में ही अपना विराम अवस्था में पहुंच सके, ऐसा अभी तक कोई भी चीज़ों, कोई भी वस्तुओं, कोई भी पादपों, कोई भी जंतुओं का खोज अभी तक नहीं हो सका। इसलिए अभी तक तो वायुमंडल में उपस्थित कोई भी पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है। तो इसलिए आवास के आधार पर 2 प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र, एक आपका स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, दूसरा सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र। और सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र और स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का जो मिलन स्थान है ना, उसको हम लोग आर्द्र भूमि का पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, वेटलैंड कहते हैं। ताकि वहाँ पे स्थल को तो रूप में दिखता है, लेकिन वहाँ पे सालों भर वर्षा की मात्रा, दलदली भूमि का और मिट्टियों का निक्षेप जमा होता है। तो इसलिए ना स्थलीय के रूप में जाना जाता है, ना सागरीय के रूप में इसे जाना जाता है। इसलिए इसको बीच का कंडीशन में रखा जाता है, ये बीच के कंडीशन को फॉलो करता है, इसलिए इसे एक अलग नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो ये आपका नाम से जाना जाता है, ये आपका नाम है आर्द्र भूमि का क्षेत्र, आर्द्र भूमि पारिस्थितिकी तंत्र। ताकि इसमें भी बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का समूह पाया जाता है। पादप, फंजाई, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, मोनेरा, प्रोटिस्टा, इन सभी जीवों का इसमें पाया जाता है। इन सभी जीवों का कम बहुतायत मात्रा में विस्तार पूर्वक यहाँ पे पाया जाता है, विस्तार यहाँ पे पाया जाता है। और इन सभी का वर्णन हम लोग आगे करेंगे दोस्तों। तो इसलिए चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बार बार ये आपसे निवेदन किया जा रहा है दोस्तों, ये ताकि आप ही का चैनल है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हम लोग 2 प्रकार से देख लिए, बीच का क्षेत्र को भी हम लोग देख लिए। उसी प्रकार जैसे हम देखते हैं ना, सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र को भी 2 प्रकार से बांटा जाता है दोस्तों। सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र को भी 2 प्रकार से बांटा जाता है। कौन कौन सा? एक स्वच्छ जल का सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र, यानी स्वच्छ जल का पारिस्थितिकी तंत्र, मतलब स्वच्छ जल का पारिस्थितिकी तंत्र। एक उसके बाद मरीन बोलिए या समुद्री जल का पारिस्थितिकी तंत्र, जो देखने में तो खारा होता है। और स्वच्छ जल का पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में हम लोग देखते हैं तो झील, नदियाँ, है ना, आपका इन सभी तालाब, इन सभी पारिस्थितिकी तंत्र आपका स्वच्छ जल का पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। और आपका खारा जल का है ना, सलाइन वाटर का पारिस्थितिकी तंत्र, विशाल समुद्र, महासागर, खाड़ी,
है ना, गल्फ, ये सभी आपका खारे जल का पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में जाने जाते हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं दूसरा में हम लोग देखते हैं जल की लवणता के आधार पे। जल की लवणता के आधार पे, है ना, जो आपका है स्वच्छ जल और समुद्री जल के जो पारिस्थितिकी तंत्र है इसको बांटा जाता है। जल की लवणता के आधार पे स्वच्छ जल और आपका खारे जल के बीच में जो होता है डिफरेंस, है ना, उसको बांटा जाता है दोस्तों। तो लवणता के आधार पर इसका विभाजन होता है सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र का। तो कौन कौन सा लवणता कैसे होता है? तो सबसे पहले होता है स्वच्छ जल का पारिस्थितिकी तंत्र, जिसमें लवणता का मात्रा 5% से कम हो, है ना। इसको लवणता का जैसे हम देखते हैं तो ये 5/1000 होता है। ये आपका 5/1000 होता है दोस्तों। ये आपका होता है 5/1000, या जितना भी हो, 5 कहिए, 50 कहिए, 500 कहिए, 5000 कहिए, ये आपका पर 1000 को डिनोट करता है। ये साइन आप याद रखिएगा दोस्तों। तो 5/1000 लवणता का मात्रा इसी से आपका कैलकुलेट किया जाता है। लवणता इसी से आपका यह मात्रा कैलकुलेट किया जाता है, ठीक ना। तो जैसे हम लोग देख रहे हैं आपका जल की लवणता के आधार पे, है ना, कोई भी पारिस्थितिकी सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र की स्वच्छ जल का पारिस्थितिकी तंत्र है आपका, कि आपका जो है समुद्री जल का पारिस्थितिकी तंत्र है। तो इसका आधार हम लोग देखते हैं मेनली कि जल की लवणता के आधार पे दोस्तों। तो जल की लवणता के आधार पे जब हम लोग देखते हैं तो इसको स्वच्छ जल, और जब 5 से कम, 5/1000 से अगर लवणता उस जल में कम है तो उसे हम लोग मानते हैं कि ये आपका स्वच्छ जल के पारिस्थितिकी तंत्र है। ये स्वच्छ जल के पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर आने का सभी कंडीशन को परिपूर्ण करता है, सभी कंडीशन को फुलफिल करता है दोस्तों। इसलिए इसे स्वच्छ जल की पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत लाया जाता है। क्यों? ताकि इसकी जो है आपका लवणता की मात्रा वो 5% से कम है ना, 5% से कम है दोस्तों। उसके बाद हम लोग देखते हैं ब्रेकिश वाटर, जिसमें 5 से लेकर 35% तक दोस्तों, कितना, 5 से लेकर 35% तक के अगर बीच है वहाँ लवणता की मात्रा उस जल में लेके 5 से लेके 35% तक, 35% के बीच है अगर उस जल में लवणता की मात्रा, तो उसे बीच का मतलब बी, अगर हम लोग मान के चलते हैं बीच का, तो बीच का कहाँ शुरू होता है? तो बी से शुरू होता है। तो यही ब्रेकिश वाटर यानी बीच जो 5 से लेके 35% तक जिसमें लवणता का मात्रा मौजूद हो, वो आपका कंडीशन को पूरा करता है कि ये आपका ब्रेकिश वाटर का पारिस्थितिकी तंत्र होगा, यानी कि बीच का मान चल गया। तो ब्रेकिश वाटर का बात करते हैं, इसे ब्रेकिश वाटर के रूप में जानते हैं। तो ब्रेकिश वाटर का पारिस्थितिकी तंत्र ब्रेकिश वाटर इकोसिस्टम के रूप में हम जानते हैं कि जहाँ पे 5 से लेके 35% तक जल में लवणता की मात्रा होगी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर, जिसको मरीन या सॉल्ट यानी पूरा खारा का मानिए, या समुद्री या मरीन बोलिए। तो मरीन इकोसिस्टम के रूप में हम लोग जानते हैं कि जहाँ पे जल में लवणता की मात्रा आपका 35% से ऊपर हो दोस्तों। जहाँ पे जल में लवणता की मात्रा आपका 35% से ऊपर हो, जहाँ पे जल में लवणता की मात्रा 35% से ऊपर हो, उसे हम लोग मानते हैं कि ये आपका पूरा मरीन इकोसिस्टम है, या इसे सॉल्टी इकोसिस्टम के नाम से हम लोग जानते हैं, है ना। इसे मरीन इकोसिस्टम या सॉल्टी इकोसिस्टम के रूप में जानते हैं। तो यहाँ तक हम लोग दोस्तों देख लिए। एक बार हम लोग रिवाइज करके रूप में देख लेते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, तो जल्दी से रिवाइज कीजिएगा मेरे साथ में। सबसे पहले हम लोग देखें कि पर्यावरण भूगोल के रूप में पारिस्थितिकी तंत्र को आज अध्ययन कर रहे हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के अध्ययन के क्रम में हम लोग देखिए सबसे पहले पारिस्थितिकी तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है, एक जैविक घटक, एक अजैविक घटक। अजैविक घटक का वीडियो लेक्चर हमने पिछले क्लास में अपलोड कर लिया, हो जाके जरूर देखिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जैविक घटक के रूप में जैविक घटक को 2 भागों में बांटा गया है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के रूप में। प्रोकैरियोटिक के रूप में जिसमें कोशिका का कोई समूह पाया नहीं जाता, जिसमें कोशिका अनुपस्थित होते हैं, उसे प्रोकैरियोटिक के रूप में हम लोग जानते हैं। इसको हम लोग देखते हैं इसमें कौन कौन सा चीज शामिल आता है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं मोनेरा, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्म और बैक्टीरिया इसमें सम्मिलित है दोस्तों। उसके बाद हम लोग सेकंड नंबर में देखते हैं यूकैरियोटिक समूह में। यूकैरियोटिक समूह को पुनः 2 भागों में बांट के हम लोग देखते हैं, और पढ़ने की दृष्टि से हम लोग इसको 4 भागों में बांटते हैं ताकि हम लोग को पढ़ने में सहूलियत हो। वैसे तो वैज्ञानिकों के द्वारा इसे 2 भागों में ही बांटा गया है, एक कोशिकीय, एक बहुकोशिकीय, लेकिन हम लोग इसमें इकोलॉजी में हम लोग को पढ़ने में सहूलियत हो दोस्तों, इसलिए हम लोग इसको 4 भागों में बांट के पढ़े, जिसमें हम लोग प्लांट और एनिमल को अलग कर दिए, सेपरेट कर दिए हैं दोस्तों, ताकि जब हम लोग प्लांट पढ़ेंगे और जब हम लोग एनिमल पढ़ेंगे, ताकि हम लोग इन्वायरमेंटल इकोलॉजी पढ़ रहे हैं, यहाँ पे साइंस नहीं पढ़ रहे दोस्तों, इन्वायरमेंटल इकोलॉजी पढ़ रहे हैं। इसमें इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ, इकोलॉजी से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा जाएगा, यहाँ पे मानव से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा जाएगा, यहाँ पे पेड़ पौधों जीव जंतुओं से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा जाएगा,
इसलिए हम लोग इसे सेपरेट कर दिए दोस्तों, और एनिमल को और आपका प्लांट को अलग से इसमें अध्ययन करेंगे, ताकि यहाँ पे IUCN का रेड डाटा बुक में जो भी प्रकाशित होता है उन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे पढ़ा जाता है। तो इसलिए उन सभी का अध्ययन इसमें हम लोग विस्तार से करेंगे दोस्तों। तो चलिए अपने लेक्चर पे पहुंचते हैं। यूकैरियोटिक, जैसे हम लोग देखें, यूकैरियोटिक को भी दो भागों में बांटा गया, एक एकोशिकीय, एक बहुकोशिकीय। जो एकोशिकीय उसे कहते हैं जहाँ पे केवल एक कोशिका की उपस्थिति होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखते हैं अमीबा, अमीबा के बाद प्रोटिस्टा, डाइटम और प्रोटोजोआ आते हैं। प्रोटोजोआ जैसे समूह को इसमें लाया जाता है। फिर हम लोग देखते हैं बहुकोशिकीय, जिसमें बहुत सारे कोशिकाएं पाया जाता है, जिसमें दो या दो से अधिक कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं, उसे हम लोग बहुकोशिकीय ग्रुप में जानते हैं। उसमें हम लोग फंजाई बेसिकली देखते हैं, फंजाई को देखते हैं, बेसिकली हम लोग इसमें फंजाई देखते हैं। उसमें मानव भी आते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे आएंगे, लेकिन हम लोग जैसे देखें यहाँ पे कि प्लांट को और आपका एनिमल को हम लोग सेपरेट करके अलग से उसको पढ़ेंगे दोस्तों। तो इसलिए इसको हम लोग साइड कर दिए हैं पहले। फिर से हम लोग देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र को। पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण हम लोग को बता दिए हैं आप लोगों को पहले कि, और अभी हम लोग थोड़ा सा ये बताएं, ये डिस्कस किए पारिस्थितिकी के बारे में। हम लोग थोड़ा सा अभी ये डिस्कस किए कि जैसे कि जीव मंडल का निर्माण 3 मंडलों का मेन कॉमनली फीचर्स होता है, जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल। इन तीनों मंडलों के समूह को, इन तीनों मंडलों के मिश्रण को हम लोग जय मंडल के नाम जानते हैं। यही जय मंडल आपका पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करता है। पारिस्थितिकी तंत्र को जानने से पहले हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र को 2 भागों में बांट के देखते हैं। पहला स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र और दूसरा है सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र और सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र से मिला जुला एक क्षेत्र होता है ना, जो ना तो सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र का पूरा कंडीशन को फॉलो करता है, ना ही ये स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के पूरे कंडीशन को फॉलो करता है। इसलिए एक अलग नाम से जानते हैं, जिसे आर्द्र भूमि पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, या वेटलैंड इकोसिस्टम के नाम से हम लोग जानते हैं। अब स्थल पारिस्थितिकी तंत्र और आर्द्र भूमि को विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग जानते हैं सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। तो सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र को जैसे हम लोग पढ़ते हैं, तो सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र को 2 भागों में पुनः हम लोग बांटते हैं। एक स्वच्छ जल का सागरीय नहीं, ये जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है, मान चलिए जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है, स्थलीय और एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है। तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को 2 में, एक स्वच्छ जल का पारिस्थितिकी तंत्र, एक खारे जल का पारिस्थितिकी तंत्र। स्वच्छ जल का पारिस्थितिकी तंत्र और खारे जल की पारिस्थितिकी तंत्र को जानने के लिए हम लोग एक जल में लवणता की मात्रा को फॉलो करते हैं कि कहाँ पे जल में कितनी लवणता का मात्रा है। उसके आधार पे हम लोग ये डिसाइड करते हैं, ये निर्णय लेते हैं कि ये पारिस्थितिकी तंत्र आपका किस प्रकार के समूह में वर्गीकृत किए जाने की संभावनाओं को इंगित करता है या प्रदर्शित करता है। तो हम लोग देखते हैं जल में लवणता की मात्रा के आधार पे, तो जहाँ पे 5% से कम लवणता की मात्रा हो, जल में 5% से कम लवणता की मात्रा हो, उसे हम लोग स्वच्छ जल की पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं जहाँ पे जल में 5 से 35% तक लवणता की मात्रा हो, उसे हम लोग ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम के रूप में जानते हैं। और जहाँ पे 35% से ऊपर हो लवणता की मात्रा, जल में उपस्थित लवणता की मात्रा अगर 35% से ऊपर हो, तो उसे मरीन या सॉल्ट इकोसिस्टम के रूप में हम लोग जानते हैं दोस्तों। तो आइए यहाँ तक का लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। अगर यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को शेयर करते चलिएगा दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं अब हम लोग थोड़ा सा समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं, उसके बाद पूरा विस्तार से हम लोग कल के लेक्चर में पढ़ते हैं। तो ये यहाँ पे देखते हैं विस्तार से कि आपका ये समुद्री इकोसिस्टम आखिर किस प्रकार से बना है। तो समुद्री इकोसिस्टम को है ना, रहने वाले समुदाय के आधार पे हम लोग बांट के देखते हैं। यहाँ पे समुद्र में रहने वाले समुदाय के आधार पे हम लोग समुद्री इकोसिस्टम को बांट के देखते हैं, चाहे वो मीठा पानी का सिस्टम हो या खारा पानी का इकोसिस्टम हो, पारिस्थितिकी तंत्र हो। तो आइए हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोग एक बेसिक नियम को फॉलो करते हैं, जब सूर्य का प्रकाश और ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की मात्रा, जैसे जैसे हम समुद्र की गहराई की ओर बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे समुद्र में ऑक्सीजन की मात्रा, प्रकाश की मात्रा और पोषक तत्वों की मात्रा कम होते जाता है। एक लेवल पे जाने के बाद वहाँ पे समुद्र में न तो ऑक्सीजन की मात्रा बचता है, न प्रकाश की मात्रा बचता है, और ना ही आपका कुछ पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। उसे हम बेंथोस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? बेंथोस के नाम से जानते हैं। समुद्र को भी, समुद्री सिस्टम को भी 3 भागों में हम लोग बांट के देखते हैं। 3 भागों में बांट के देखते हैं दोस्तों, है ना। 3 भागों में समुद्री सिस्टम को भी बांट के देखते हैं। पहला होता है फोर्टिक जोन दोस्तों, पहला आपका होता है फोर्टिक जोन।
दूसरा होता है अफोटिक जोन, दूसरा होता है अफोटिक जोन, और तीसरा आपका होता है बेंथोस दोस्तों, तीसरा होता है बेंथोस। और यहाँ पे जो जीव जंतु रहते हैं उसे बेंथोस भी कहते हैं। और यहाँ नागण्य के बराबर कोई जीव जंतु की उपस्थिति, पादप या प्लावक की उपस्थिति यहाँ पे नागण्य के बराबर मिलता है। अगर होगा भी तो लाख में 1 होगा, लाख में 2 होगा, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। पहला होता है फोटिक जोन, जहाँ पे सूर्य का प्रकाश आसानी से पहुँचता है, जहाँ पे सूर्य का प्रकाश आसानी से पहुँचता है उसे फोटिक जोन के नाम से जानते हैं। दूसरा, जहाँ सूर्य का प्रकाश ना के बराबर होता है, ना के बराबर मतलब अगर 1%, 0.001% इतना मिले, 1 से लेके है ना 0.001% तक, या 1 नहीं बोलिए तो 0%, 0.1% से लेके 0.01% तक। अगर यहाँ पे सूर्य का प्रकाश, अगर आप फोटिक जोन का बात करते हैं तो यहाँ सूर्य का प्रकाश 0.1% से लेके 0.001% तक उपस्थित होने का चांस है। 1% भी यहाँ पे उपस्थित होने का प्रकाश चांस नहीं, इसलिए अफोटिक जोन के रूप में इसे जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? अफोटिक जोन। और लास्ट में मिलता है बेंथोस। यहाँ तो आपका कतई प्रकाश की मात्रा उपस्थित नहीं, यहाँ पे 0% का बात करते हैं, एकदम कतई नहीं, यहाँ पे एकदम कतई नहीं प्रकाश की मात्रा उपस्थित होगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। और यहाँ पे आपका ना तो सूर्य का प्रकाश उपस्थित होगा, ना ऑक्सीजन की मात्रा उपस्थित होगा, ना पोषक तत्वों की मात्रा। और यहाँ पे जो आपका होगा ना वो आपका डेंसिटी भी होगा, तो डेंसिटी आपका घनत्व जो होगा वॉल्यूम, इन सभी का मात्रा में बहुत ज़्यादा वेरी करेगा। ठीक है दोस्तों, इन सभी को हम लोग डिटेल से देखेंगे कि कौन कौन सा चीज़ यहाँ पे होता है, ये आपको साइंस के लेक्चर में देखने को पूरा मिलेगा। तो चलिए इसमें हम लोग देखेंगे, ज्योग्राफी में भी इसमें देखेंगे। तो ज्योग्राफी का लेक्चर आपका प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। ज्योग्राफी माजिद हुसैन सर का जो इंडियन ज्योग्राफी है ना, वो आपका प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। वो भी आपका पूरा जोरों शोर से क्लास चल रहा है हमारे टीम के द्वारा, आपको काफ़ी अच्छे से उसमें आपका दिया जा रहा है, बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया जा रहा है। उसको भी आप जरूर देखिएगा दोस्तों, है ना। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका ज्योग्राफी का भी क्लास आपका प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ, उसमें आपका चट्टान हो गया और हिमालय हो गया दोस्तों। हो सकता है कल आपका उसमें आपका पढ़ाया जाएगा, तो आपको वहीं पे जाने पता चलेगा क्या पढ़ाया जाएगा, उसका नोटिफिकेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। यहाँ तक समझने में अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को शेयर करते रहिएगा दोस्तों। चलिए अब देखते हैं जल में रहने वाले समुदाय के आधार पे, है ना, कि फोटिक जोन, अफोटिक जोन और बेंथोस में कौन कौन सा जीव रहते हैं और इन जीवों का निवास स्थान समुद्र के किस कोने में होता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो पहला हम लोग देखते हैं यहाँ पे, है ना, पहला हम लोग देख रहे हैं कि पेरीफाइटोन। अगर पेरीफाइटोन का बात करते हैं, पेरीफाइटोन का बात करते हैं तो ये जल में तैरने वाले जीव होते हैं, जो जल के ऊपरी हिस्सों में पाया जाता है ना। यहाँ पे यूपीएससी जैसे एग्जामों में ये आपको पूछा जाता है। साथ ही साथ सीजीएल में भी इस प्रश्न की संभावनाएं काफी ज्यादा बनता है कि पेरीफाइटोन क्या है। पेरीफाइटोन के बारे में पूछा जाएगा कि जल में रहने वाले जंतु, आपका स्थल में रहने वाले जंतु, पेड़ में रहने वाले जीव या हवा में उड़ने वाले जीव के रूप में इसे जानते हैं। ठीक है, आपका जल में तैरने वाले जीव। अगर इसको क्वेश्चन को और कॉम्प्लिकेटेड बनाना तो अफोटिक जोन में बेंथोस में, इनमें से सभी दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार का आपको प्रश्नों को देखते चलिएगा। तो ठीक है, पेरीफाइटोन का बात करते हैं तो ये जल में तैरने वाले जीव होते हैं। साथ ही साथ नेविस्टोन और पेरीफाइटोन, ये 2 जीव होते हैं, एक नेविस्टोन और एक पेरीफाइटोन। ये 2 जीव होते हैं दोस्तों जो आपका जल में तैरते हैं। ये आपका जल के ऊपरी हिस्सों में मिलते हैं, ये बहते हुए इधर से उधर ये होते रहते हैं, ये आपका नीचे नहीं मिले। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्लैंकटन का बात करते हैं तो छिछले जल में रहते हैं और ये सजीव अवस्था में, तो निर्जीव अवस्था, सुसुप्त अवस्था में ये पाए जाते हैं, है ना। ये जहाँ मन किया वहाँ पे जाते रहते हैं, है ना। ये प्लैंकटन का बात करते हैं। ये 2 प्रकार से प्लैंकटन भी पाए जाते हैं, एक पादप प्लैंकटन, एक जंतु प्लैंकटन के रूप में। प्लैंकटन भी 2 प्रकार से पाया जाता है, एक पादप प्लैंकटन, एक जंतु प्लैंकटन। ये दोनों के बारे में हम लोग विस्तार से देखेंगे दोस्तों। तब तक यहाँ पे देखिए। फिर नेक्टोन, ये छिछले जल से लेकर गहरे जल तक पाए जाते हैं। अगर नेक्टोन का बात करते हैं, नेक्टोन या नेप्टोन भी इसे कहा जाता है, कभी कभी इसे नेप्टोन भी कहा जाता है। ये आपके छिछले जल से लेकर गहरे जल के भागों में ये आपका पाया जाता है। छिछले जल से लेकर आपके गहरे जल तक में आपका नेप्टोन पाया जाता है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं बेंथोस, जो गहरा जल का भाग है, और इसमें लगभग बता चुके हैं कि लाख में 1 से लेकर 2 या 5 तक आपके जीव जंतु पादप समुदाय जो भी कहिए यहाँ पे
पाया जाता है ना, बैंकॉस में। तो यहाँ पे देख लिए चिचला जल में ये आपका जागृत अवस्था में रहता है, जैसे मछलियाँ, छोटी मछलियाँ से लेकर बड़ी मछलियाँ तक। जैसे हम लोग देख रहे हैं चिचला जल में कौन सा मछली मिलेगा, छोटी मछलियाँ। गहरे जल में बड़ी मछलियाँ नेक्टोम समूह में आते हैं, है ना। बहुत सारे उभयचर प्राणी, उभयचर यहाँ चिचले जल में मिलने वाली चीज़ है, ठीक है। बहुत सारे मछलियों के साथ सरीसृप वर्ग के जो भी प्राणी आते हैं, जो भी जलीय जीव में शामिल होते हैं, ये सभी आपके चिचले जल से लेकर आपके गहरे जल तक के भागों में पाए जाते हैं। वो आपके नेक्टन समूह में आते हैं। आइए इन लोगों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इन सभी का कौन कौन सा कंडीशन के तहत हम लोग देखते हैं, उससे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे आर्द्रभूमि, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में कौन कौन सा जीवों का समूह, कौन कौन सा पादपों का समूह, कौन कौन सा जंतुओं का समूह, कौन फंजाई, प्रोटोजोआ, इन सभी का किस प्रकार से वर्गीकरण पाया जाता है। और ये अभी के समय में इसका कौन सा सूची में, चाहे इन रेड डाटा बुक का बात करें या IUCN की सूची की बात करें या इंडिया का WWF प्रोग्राम चलाया जा रहा है, उसमें इन सभी का जो स्थिति क्या है, ये लिस्ट कंसर्न है, ये वनरेबल है, ये आपका लुप्त प्राय हो गए हैं, इन सभी के बारे में हम लोग देखेंगे, विस्तार से देखेंगे दोस्तों। इसलिए अब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और हमारे चैनल को शेयर करते चलिएगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल की क्लास में हम लोग इसको विस्तार से पढ़ेंगे। इसलिए अब चैनल पे बने रहिएगा और अपने मित्रों को बताइएगा और लेके आइएगा इस चैनल पे, है ना। और इस चैनल पे हर एक चीज़ का स्टडी मटेरियल्स का उपलब्धता वो भी निःशुल्क किया जा रहा है दोस्तों। तो ठीक है, जय हिंद दोस्तों, जय भारत दोस्तों।